नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज एक बार फिर से हम बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव की। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 27 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वोट वैल्यू के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो एनडीए का पलड़ा भारी है। दो बाहरी दलों के समर्थन के बाद मुर्मू की दावेदारी और ज्यादा मजबूत हो गई है। यही वजह है कि बीजेपी और पूरा एनडीए मुर्मू की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहा है, लेकिन विपक्ष की ओर से भी जोर आजमाइश की जा रही है। अब विपक्ष इसमें कितना कामयाब हो पाता है यह देखना होगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि द्रौपदी मुर्मू आसानी से राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच जाएंगी। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश में 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम केंद्रीय मंत्री और बीजेपी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे और द्रौपदी मुर्मू की जीत का दावा किया। ऐसा कैंडिडेट जिसकी आज के समय में बहुत बड़ी आवश्यकता एक लग रही थी। आखिर ट्राइबल जगत का भी एक बहुत बड़ा स्थान अपने देश में है, इसलिए ट्राइबल कैंडिडेट को देख करके बहुत ही अच्छा काम किया और मैं राष्ट्रपति पद के लिए हमारी मैडम। राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के लिए दोनों तरफ से सियासी गोटियां फिट करना शुरू हो चुका है। दोनों ओर से राजनीतिक रस्साकसी और दाव पेच शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हरियाणा में भी हलचल तेज हो गई है। कल चंडीगढ़ में बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा हुई। जेजेपी और निर्दलीय विधायकों ने साफ कर दिया कि वो इन चुनावों में एनडीए उम्मीदवार को अपना समर्थन देंगे। विधायकों से और यही निर्णय लिया है कि एनडीए के तौर पर सबसे पहले हम प्रपोजर के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी, जिनको एनडीए का संयुक्त उम्मीदवार बनाया है, उनका समर्थन करें। और आज उसी लिए हम सब जेजेपी के विधायक इकट्ठे हुए थे और आगे भी जो प्रोसेस होगा उसके अंदर एनडीए पूरा समर्थन। बताया जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू ने सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और शरद पवार से बात कर उनसे अपने लिए समर्थन मांगा। वैसे द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक के समर्थन ने विपक्ष का खेल बिगाड़ दिया है। हालांकि विपक्ष की ओर से भी जोर आजमाइश की जा रही है। ऐसे में 21 जुलाई को बाजी कौन मारेगा, इसका इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। और चलिए, आपके लिए हमने कुछ ग्राफिक्स भी तैयार किए हैं, जिसमें आप ये जान पाएंगे कि आखिर ये राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस तरीके से होता है, द्रौपदी मुर्मू कौन है और यशवंत सिन्हा का जो राजनीतिक सफर है अब तक का वो कैसा रहा है, वो कौन है, उनके बारे में भी जानकारी आपको हम इन ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में। उनका जन्म हुआ है 20 जून 1958 को। तो कौन है द्रौपदी मुर्मू, जो कि एनडीए उम्मीदवार हैं, उनके बारे में आपको ये हम बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। उड़ीसा के मयूरगंज जिले में उनका जन्म हुआ था। तो उड़ीसा के मयूरगंज जिले की रहने वाली हैं। पिता का नाम बिनाची नारायण टूडू है। द्रौपदी मुर्मू के बारे में ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं। आदिवासी संथाल समूह से वो आती हैं। आदिवासी संथाल समूह से मुर्मू आती हैं और झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। यानी कि इससे पहले वो कई बड़े पदों पर रह चुके हैं। झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। इसके साथ ही साल 2000 और 2004 में वो विधायक भी रह चुके हैं। यानी कि 2004 और 2004 में विधायक भी रह चुके हैं। बीजेपी एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी द्रौपदी मुर्मू रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की उम्मीदवार हैं। ओडिशा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं। तो ओडिशा सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद भी उन्होंने हासिल किया था। 2007 की बात करें तो 2007 में उनको बेस्ट एमएलए का पुरस्कार भी मिल चुका है। तो कौन है द्रौपदी मुर्मू, उनके बारे में जानकारी आपको हम विस्तार से दे रहे हैं। सिंचाई और बिजली विभाग में जेई पद पर भी रह चुके हैं
द्रौपदी मुर्मू अच्छा खासा उनका राजनीतिक अनुभव, असिस्टेंट टीचर के तौर पर भी वो अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में ये जानकारी आपको यहां पर हम दे रहे हैं और उसके साथ ही उन्होंने बीए तक की शिक्षा हासिल की है। और अब आपको हम बताते हैं कि आखिर यशवंत सिन्हा जो कि विपक्ष के साझा उम्मीदवार हैं यूपीए की तरफ से, उनके बारे में ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बिहार के नालंदा में उनका जन्म हुआ 6 नवंबर 1937 को। इसके साथ ही यशवंत सिन्हा राजनीति शास्त्र में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर भी रहे। यशवंत सिन्हा के बारे में भी ये पूरी जानकारी आपको हम यहां पर दे रहे हैं। इसके साथ ही 1960 बैच के आईएएस भी रहे हैं यशवंत सिन्हा। इसके अलावा 24 साल बतौर आईएएस के पद पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। तो यशवंत सिन्हा का भी जो राजनीतिक सफर है और इसके साथ ही किस तरीके से शुरू से और आखिर तक उनका ये सफर रहा, ये भी यहां पर आपको हम जानकारी दे रहे हैं। 1973 से लेकर 1975 के बीच वो भारत के कौंसिल जनरल भी बने, भारत के कौंसिल जनरल भी वो बने। इसके साथ ही 1984 में प्रशासनिक सेवा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यशवंत सिन्हा जो एक समय में बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते थे, 1984 में राजनीतिक करियर का उन्होंने आगाज किया था। 1986 में जनता पार्टी का महासचिव उनको बनाया गया है। तो चलिए आज इसी को लेकर हमें चर्चा करनी है। सवाल यही है कि आखिर राष्ट्रपति चुनाव में बाजी कौन मारेगा। हालांकि 21 जुलाई को इसका फैसला होना है, लेकिन उससे पहले चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि किसका पक्ष ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। हमारे साथ अमित मेहरा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही हुकुम सिंह भाटी जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके अलावा विवेक चौधरी जेजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए यहां पर नजर आएंगे। लेकिन अमित मेहरा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए सर, किसी तरह की कोई भी शंका आपको नजर आती है एनडीए उम्मीदवार की जीत में? सीधा सवाल मेरा आपसे। अमित जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? आवाज नहीं जा रही शर्मा जी। चलिए अमित जी, आपकी आवाज हमें आ नहीं रही है। मुझे लग रहा है मेरी आवाज भी आप तक नहीं पहुंच पा रही है। हम इसको ठीक करते हैं, इसको दुरुस्त करते हैं। एक बार आप दोबारा सवाल दोहराएं। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है कि मेरी आवाज आपको आ गई और आपकी आवाज भी आ गई। हाँ अमित जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि आपको एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहीं भी आपको ऐसा लगता है या किसी तरह की कोई शंका आपको है एनडीए उम्मीदवार की जीत में? मुझे नहीं लगता कि एनडीए का जो कैंडिडेट है राष्ट्रपति पद का जी, वो किसी तरह जीत नहीं पाएगा। क्योंकि जब घोषणा हुई थी उनके एक आधिकारिक रूप से कि हम इनको पेश कर रहे हैं राष्ट्रपति पद के लिए, तो उस समय कुल 13,000 वोटों की जरूरत थी जी एनडीए को 50% वोट पाने के लिए। लेकिन जब बीजू जनता दल ने जो समर्थन दिया है और ये कहा है कि उड़ीसा के सभी सांसद और जो विधायक हैं वो बिना किसी पूर्वाग्रह के इनको वोट दें जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, तो इसके बाद कोई प्रश्न चिन्ह नहीं रहा है कि इनको जीत ना मिले। जी, तो 13,000 वोटों की जरूरत है। अकेले बीजू जनता दल के पास जो विधायक और एमपी हैं तो 31,000 का वेटेज है। अकेले उनके समर्थन से ये राष्ट्रपति बन जाएंगे। ठीक है अमित जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हुकुम सिंह भाटी जी, आपने एक ऐसा तुरुप का एक्का चला, एक ऐसा दावा आपने चला जिससे ऐसा लग रहा है कि इसका विरोध शायद ही कोई कर पाए। अमित जी देखिए, ये कोई दाव नहीं है जी, ये एक बहुत बड़े सम्मान का विषय है। एक ऐसा वर्ग जो उपेक्षित रहा, जिसको कभी तवज्जो नहीं दी गई, जनजाति समुदाय से द्रौपदी मुर्मू आती हैं।
और पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता रही हैं, बहुत जमीनी स्तर पर उन्होंने काम किया। अभी आपने परिचय में भी बताया था कि वो 2 बार विधायक भी रही। हमारी एससी मोर्चे, भाजपा का जो एससी मोर्चा है उसमें कार्यकारिणी सदस्य रही। उसके अलावा उड़ीसा सरकार में वो मंत्री रही और वो जो गवर्नर भी रही हैं अपना झारखंड सरकार में। जी, झारखंड में। तो ये एक बहुत ही एक समाज में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस अवधारणा को माननीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्र की सरकार ने उस अवधारणा को, भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरा किया है। मैं अभी अमित नेहरा जी को सुन रहा था, बिल्कुल ठीक उन्होंने आंकड़ों के साथ ये बात कही, लेकिन मोटे तौर पर एक और भी बात है कि 49% मत बीजेपी अलायंस के पास पहले ही से ही थे। और अभी बीजू जनता दल की घोषणा होने के बाद नवीन पटनायक जी ने सीधे तौर पर घोषणा की कि हमारे लिए खुशी की बात है, उड़ीसा से मूल रूप से द्रौपदी मुर्मू आती हैं। तो बीजू जनता दल का समर्थन है, जेडीयू जो जनता दल यूनाइटेड ने भी समर्थन की घोषणा की है। और उसके अलावा हेमंत सोरेन जो अभी बहुत असमंजस में हैं, क्योंकि वो स्वयं भी जनजातीय समुदाय से आते हैं और ये मानकर भारतीय जनता पार्टी और अलायंस, एनडीए अलायंस मान के चलता है कि ये सम्मान जनजातीय समुदाय को मिला है, तो उनको भी साथ आना चाहिए। और उसके अलावा जो लोग देश में ये समझते हैं कि भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होना चाहिए, उन सभी को इसमें साथ आना चाहिए। और निश्चित तौर पर ये जो जीत है ये एनडीए की होगी, भारतीय जनता पार्टी की होगी और उस जन सामान्य की जीत होगी जो लोकतंत्र में भरोसा करता है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी मानकर चलती है, वही माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा करके दिखाया है। ठीक है विवेक जी, हालांकि कल आपने इस बात का ऐलान कर दिया, दुष्यंत चौटाला की ओर से बिल्कुल साफ कर दिया गया कि हम एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में हैं और उन्हीं को हम वोट करने वाले हैं। यानी कि ये बिल्कुल साफ हो गया है कि जहां बीजेपी, जहां एनडीए, वहां जेजेपी। एनडीए करने का आज कहीं ना कहीं, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो चाहे ये चुनाव हो, सबसे पहले हमने राज्यसभा में भी अनाउंस किया था और कल भी सबसे पहले अनाउंस करने का काम माननीय दुष्यंत चौटाला ने किया कि हम अलायंस पार्टनर है तो एनडीए के साथ ही जाएंगे। हम तो जीत चुके हैं, जिस तरह हमने राज्यसभा जीता, जिस तरह हमने निकाय चुनाव जीते, उसी तरह आने वाला चुनाव भी हम जीत रहे। गठबंधन चुनाव जीत रहा, पर सोचने की बात है ना राज्यसभा जीत सके, ना निकाय जीत सके, निकाय से तो भाग ही गए और आगे उनका क्या बना, सोचने की बात। हमारा तो जीत निश्चित है, के सामने है। अभी अमित जी ने बहुत अच्छे तरीके से, नर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, पार्टी जी ने बढ़िया तरीके से बताया किस तरह के हमारे अलायंस पार्टनर हैं और क्या क्या कैलकुलेशन है। हम पहले दिन से एक ही विश्वास लेके चल रहे हैं, जो भी चुनाव लड़े हैं उसको जीतने के लिए लड़ा जाता है और जीत के मकसद से ही लेके चल रहे हैं। और एक देखने की बात ये भी है कि ट्राइबल वुमेन को नॉमिनेट करना, नाम उनका रखना, ये भी एक सोच है और बहुत बड़ी सोच है, जिनके बारे कभी किसी ने नहीं सोचा, उसके बारे में अलायंस ने सोचा, प्रधानमंत्री जी ने सोचा। तो बाकी लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते वो उनका काम है। आने वाला टाइम होगा, जिस दिन रिजल्ट होगा, रिजल्ट में सबके साथ। बजरंगदास जी, आंकड़े तो आपके पक्ष में है नहीं भाई, जो साझा उम्मीदवार आपने उतारा है उनके पक्ष में आंकड़े नजर आ नहीं रहे। जब आंकड़े आपके पक्ष में नहीं है, इससे बढ़िया तो बेहतर यही होता कि एक सहमति बनाते, आपसी सहमति होती सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, और उसके बाद एक उम्मीदवार को खड़ा कर देते और निर्विरोध वो चुन जाता। ऐसा भी होता है, लेकिन वो आप चाहते नहीं है। विवेक जी, होना यही चाहिए जी, राष्ट्रपति चुनाव सर्वसम्मति से होना चाहिए और सभी ने प्रयास भी किया, मगर भारतीय जनता पार्टी अपनी जिद पर अड़ी रही कि साझा उम्मीदवार तो हो मगर हमारा हो, जो हम नाम टेके वही रहे। मतलब साझा नाम साझा रख दो, रखना हमारा है, इसलिए ये सहमति नहीं बनी।
और विपक्षी पार्टी ने अपना वो जसवंत सिन्हा जी को उतार दिया। एक देखते हैं कौन जीतता है, वो अखाड़े में पता लग जाए कौन हारेगा कौन जीतेगा। मगर एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरे जजपा के साथी बोल रहे थे जिस प्रकार निकाय चुनाव में हम जीतते पता लग जाएगा। अरे निकाय चुनाव में तो धूल चटा दी लोगों ने, 3.58% आपको वोट मिली है। आपका विधानसभा क्षेत्र उचाना महापा पूरी तरह आप हार के आए। आपका मुख्यमंत्री डिबेट डीरेल हो रही है, डिबेट डीरेल हो जाएगी। बोलने दो भजनदास जी, हाँ नहीं आप बोलिएगा, आप बोलिए, लेकिन निकाय चुनाव पर हम चर्चा कर चुके हैं सर। अब चर्चा हम कर रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव पर, तो मैं ये चाहूंगा कि आप राष्ट्रपति चुनाव पर ही रहें सर। राष्ट्रपति चुनाव पर ही आप रहें तो ज्यादा बेहतर होगा सर। अगर आप निकाय चुनाव की बात करेंगे दूसरे भी करेंगे, डिबेट खराब होगी सर। एक मिनट विवेक जी बोलने दीजिए, विवेक जी उनको बोलने दीजिए। के अंदर पूरी तरह हार गए, कहाँ खड़े हो, पैर के नीचे जमीन नहीं है। अरे सर भजनदास जी, फिर हारने की बात आएगी तो मैं भी आपसे बहुत सारे सवाल कर सकता हूँ, लेकिन वो मुद्दा नहीं है ना आज का। हार गए वो भी बताइए। विवेक जी मुझे पता है, मैं यही कह रहा हूँ विवेक जी एक मिनट भजनदास जी, मैं यही कह रहा हूँ भाई, निकाय चुनाव को लेकर हम चर्चा कर चुके हैं सर। आप उनका गिनाएंगे, वो आपका गिनाएंगे। समय खराब हो रहा है, समय जाया हो रहा है। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे की बात शर्मा जी सुनो। हाँ, जब उसने सवाल किया तो मैं जवाब देना मेरा फर्ज बनता है, तो मैंने दे दिया। हाँ। मुद्दे की बात सवाल मैं कर रहा हूँ, जवाब दीजिए। हमें 25% वोट मिला, आपको कितना मिला? आपसे ज्यादा तो फिर भी हम जो लोग जीत के आए वो क्या बोलते हैं, हम कांग्रेस समर्पित है। बाबूलाल आपका आ जाइए, आइए मुद्दे पर आइए सर। समय खराब कर दिए, 5 मिनट आपने ऐसे खराब कर दिए, 5 मिनट आपने ऐसे खराब कर दिए भजनदास जी। विवेक जी एक मिनट, अरे निकाय चुनाव को लेकर चर्चा कर चुके हैं सर। निकाय चुनाव में जो होना था वो हो चुका है सर। अरे सर अपनी ताकत भजनदास जी, हाँ, अरे अपनी ताकत अब राष्ट्रपति चुनाव पर लगाइए। कैसे आप जिताएंगे यशवंत सिन्हा को, आप इस पर ताकत लगाइए सर। निकाय चुनाव तो हो चुका है, उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। शर्मा जी हमने तो सपोर्ट की है, समर्थन दिया है। हमने हमारा कोई कैंडिडेट नहीं किया कि हमने जाकर ताकत लगानी है, हमने तो समर्थन दे दिया। हमारे जो भी वोटर है, MP विधायक, वो वोट डालेंगे, इतना हमारा काम है। मगर हार जीत तो 2 पहलू है, ये हार 2 आदमी लड़ेंगे, एक जीतेगा एक हारेगा, उसमें कोई 2 राय नहीं। मगर मैं भी इस बात पे सहमत था जो भट्टी साहब ने कहा, जैसे आज भी द्रौपदी जी ने सोनिया जी से बात की है, ममता जी से बात की है, और नेताओं से बात की, अच्छी बात है। मगर ये जो राष्ट्रपति जी की पद की गरिमा होती है, मिलजुल के होना चाहिए, इस बात पर मैं भी सहमत हूँ, हर पार्टी सहमत है। मगर क्या होता है जब मिलजुल का साझा उम्मीदवार जब खड़ा करते हैं, जसवंत सिन्हा को मारा था क्या? जसवंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति था, उनके राज्य में ही मंत्री था, उनका आप पूरे प्यार महसूस है। अब तक जो थे वो बीजेपी में थे, उसका लड़का भी आज बीजेपी में है, वो कोई दिक्कत नहीं है। मगर सभी ने एक साझा उम्मीदवार खड़ा किया तो कांग्रेस समर्थन कर दिया, हमने कोई 2 राय नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी यूं कहती कि सभी दल मिलके कि 5 आदमी है, 7 आदमी है, इधर किसी को चुन लो, एक आदमी का नाम आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। मगर ये दिक्कत है तो कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना पंचायत की बात शर्मा से पतनाला ओथे ही पड़ूंगा। कल ये थी साझा उम्मीदवार हो, हमारा हो, हम जो कहें उसके ऊपर समर्थन कर दो। इस बात से विपक्ष में थोड़ी दिक्कत थी, इसलिए विपक्ष ने जो कैंडिडेट खड़ा किया, और कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है ये, आपको भी कांग्रेस जोर लगाए, कांग्रेस से तो समर्थन किया, समर्थन वोट देंगे, इसमें कोई 2 राय नहीं है। हार जीत तो अगले की, जो भी हारेगा जितना वो परमात्मा बैठा, उसका देखा जाए क्या क्या। भाटी जी बोलिए। अमित जी, आप भजनदास जी को कह रहे हैं कि जरा दम लगाइए, और कांग्रेस बेदम हुई पड़ी है। अभी वो हमारे जेजेपी के साथी ने जरा थोड़ा सा आईना दिखा दिया तो भजनदास जी बिखर गए। नहीं भट्टी साहब, आईना नहीं दिखाया, पर अब हमने जाना नहीं है, बहुत सारी आईना नहीं, आईना आप अपना देखो। दिक्कत रहती है
आपने सुनिए मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। रत्ती भर दी आपने, सिंबल दिया नहीं। हुड्डा साहब ने जिसकी पैरवी की वो हार गया, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने जिसकी पैरवी की वो हार गया। एक भी कांग्रेस का आदमी जीता नहीं और आप ताल ठोक रहे हैं। बस मैं इतनी सी आपकी ही जो है ये आईना आपको दिखाऊंगा। इसमें फर्क है। जब आप कहते हैं मैं अजंता जी को बताना चाहता था, वो बहुत ही अच्छी बात कही। चलिए, ये एनडीए के घटक दल और एनडीए के संस्कार हैं। हमारी पार्टियां जो हमसे मिली हुई हैं, जो हमारे अलायंस में है भाजपा के, उनके भी यही संस्कार हैं कि देखिए मुर्मू जी का नाम आया और उन्होंने सोनिया जी को बात की, ममता जी को बात की। और यही नहीं, मैं इतिहास भी याद दिलाता हूं कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को कांग्रेस के समय विदेश में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया था, जबकि वो तो लीडर अपोजिशन थे। ये संस्कारों की बात है, इसलिए कांग्रेस में थोड़े से जरा ठीक से संस्कार डेवलप हो जाए। जब भाजपा विपक्ष में थी तब भी जो है संसार की बात करते हो, सारा देश तो आप लोग उजाड़ दिया, सहमति से बना लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कांग्रेस का जो जिस तरह का रवैया रहता है, जो राष्ट्र हित में नहीं रहता, और सारी जनता भी जानती है, इसलिए मैं आपको ये थोड़ी सी बातें याद दिला रहा हूं। लेकिन इस चुनाव में और इस चुनाव के बाद निश्चित तौर पर एनडीए के जो उम्मीदवार हैं मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, वो जीतेंगी, एक बिल्कुल साफ और स्पष्ट। वो बात तो सही है, लेकिन भाटी जी मैं ये कह रहा हूं विश्वास के साथ सत्ता में आप हैं। मैं भाटी एक मिनट आप बोल लीजिएगा, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि सत्ता में आप हैं, ये पहल आपको करनी चाहिए थी ना, कि सर्वसम्मति से अगर किसी उम्मीदवार का चयन हो जाता तो हो सकता है ये नौबत ही ना आती। तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि ये पहल तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन आरोप ये है कि भाई आप ये तो कह रहे थे कि आप हमें समर्थन कीजिए, लेकिन आप पहले उम्मीदवार का नाम नहीं बता रहे थे कि उम्मीदवार कौन होगा। अब उम्मीदवार जब डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने भी खड़ा कर दिया, पहले उन्होंने खड़ा किया, उसके बाद आपने नाम डिक्लेयर किया है, तो कहीं ना कहीं ये पहल आपको करनी चाहिए थी, जो नहीं किया आपने शुरू में। बिल्कुल अमित जी, देखिए अब पहला नाम तो ये यूपीए की तरफ से ही आया है। हाँ। दूसरी बात, भाजपा हमेशा ये कोशिश करती रही, और केवल राष्ट्रपति चुनाव नहीं, जो सार्वजनिक मुद्दे हैं उनके ऊपर भी आप देख लीजिए, किसी भी मुद्दे पर पहले सभी पार्टियों को बुला करके एक जो कॉमन सहमति, एक सार्वजनिक सहमति बन जाए, इसके प्रयास रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस का रवैया रहा है। कांग्रेस जिस तरह अलग अलग उसमें बटी हुई है, इसलिए वहां एक मत हो नहीं पाता। लेकिन मैं एक बड़ी बात ये कह रहा था, ये चुनाव अपने आप में ना बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो है अपनी अहमियत रखता है। कारण है नंबर 1, आजादी का अमृत महोत्सव 75 साल पूरे होने वाले हैं। उसका समापन, जो नाम अनाम वीर जिनका योगदान देश की आजादी में था, उनको राष्ट्रीय पटल पर नहीं लाया गया, जिनको माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनको राष्ट्रीय पटल पर लाने का काम सरकार कर रही है। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी राष्ट्रपति चुनाव के बाद। उसके बाद आम चुनाव भी होने हैं 2024 का, और दूसरे 23 के भी चुनाव हैं। और ये जो साल है पूरे देश के लिए, जो पिछला कोरोना का पीरियड रहा, उसके बाद भी राष्ट्रीय स्तर पर देश की जो छवि बनी है, मैं ये समझता हूं कि अपोजिशन का जो रवैया है वो सकारात्मक होना चाहिए। लेकिन अभी तक ये देखा गया है वो सकारात्मक नहीं है। मैं एक एक किसी विषय पर जाना नहीं चाहूंगा। मैं इतना, पूरे देश की जनता ये उम्मीद करती है कि अपोजिशन भी उसी सकारात्मकता से देश के साथ कदम ताल करे, सरकार के साथ कदम ताल करे, ताकि देश और दुनिया में जो मान और सम्मान बढ़ा है वो और बढ़े, और दुनिया का सर्वोच्च शिखर पर भारत खड़ा हो सके। ये सरकार की पहल है, इसमें विपक्ष को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, लेकिन अमित जी, द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन दाखिल करने के बाद सोनिया गांधी से बातचीत की है, ममता बनर्जी से बातचीत की है, शरद पवार से भी बातचीत की है। आपको उम्मीद लग रही है कि भाई, क्योंकि अगर उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया है यूपीए की ओर से या विपक्ष की ओर से, उसके बाद आपसी सहमति का कोई मामला आपको लग रहा है कि ऐसा बन पाएगा, या इस बातचीत के मायने क्या है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई सहमति का मामला बन पाएगा। और देखिए, ये तो कहने की बात है कि द्रौपदी मुर्मू बात कर रही हैं सोनिया जी से और जिससे भी शरद पवार जी से। ये तो
एनडीए की जिम्मेवारी बनती है कि उनको जिताए, ठीक है ना। फिर द्रौपदी मुर्मू के कहने से सोनिया गांधी क्यों उनको समर्थन देंगी, ठीक है ना, क्यों शरद पवार उनको देंगे? ये तो एक राजनीतिक समीकरण होते हैं। और जो पार्टी केंद्र में पावर में होती है, राज्य में पावर में होती है, उनके पास अगर संख्या बल है, पर्याप्त वोट हैं, तो वो जीतेगा। और ये तो देखो कैंडिडेट के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो सर्वसम्मति चाहता है या नहीं चाहता है। कि आपको ध्यान होगा जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे और उनका पहला टेन्योर पूरा हो गया था जी, उस समय क्या था कि एनडीए सत्ता से जा चुकी थी। और जब उनका टेन्योर पूरा हुआ तो उनके व्यक्तित्व को देख के, विराट व्यक्तित्व को देखते हुए कुछ पार्टियों ने उनको अप्रोच किया कि हम आपको दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाएंगे। तो उनको पता था कि एनडीए जा चुकी है सत्ता से और यूपीए आ चुकी है। सीधा सा ये था कि जो वोट का जो फेवर है उनके पक्ष में नहीं था। तो उन्होंने एक बात कही थी सार्वजनिक रूप से, अगर सारे दल मुझे सामूहिक रूप से समर्थन दें और मेरे को उम्मीदवार बनाए अकेला और सर्वसम्मति से मुझे चुने, तो मैं अपनी दावेदारी करने के लिए तैयार हूं, अन्यथा मैं अपनी दावेदारी नहीं करूंगा। तो ये तो एक नैतिक चरित्र होता है। तो इसमें एक मैं ये नहीं कहता कि ये अनैतिक है दूसरों का, लेकिन मैं उनकी एक महानता की बात बता रहा हूं। तो अगर आप कैंडिडेट पे जाते हैं, कैंडिडेट बात कर रहा है पार्टियों से, तो अगर कैंडिडेट को ये लगता है कि सर्वसम्मति से मैं नहीं चुना जाऊंगा, तो वो नहीं उठे, उन्होंने चुनौती पेश नहीं की। तो ये तो बात होती है। चलो ये सारी राजनीतिक बातें हैं, ये तो एक दिखाने का भी होता है कि देखो हम बार बार बात कर रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, विपक्ष नहीं कर रहा। लेकिन आज तक मुझे नहीं लगता कि सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुना गया हो, इस तरह की बात। और राजनीति होती है, होनी भी चाहिए, बिल्कुल ना। तो इसमें कोई नई बात मुझे नहीं दिखाई देती। बजरंग दास जी, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि भाई अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर्स जो हैं वो आपके पक्ष में नहीं है, ये बात सच है जी। और अभी भी जो पार्टियां यशवंत सिन्हा का समर्थन करने की बात कर रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, जेएमएम हो या और भी कोई पार्टी हो, जेएमएम अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई है। और जेएमएम के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि वो मुर्मू का विरोध करेगी, उनके समर्थन में वोट नहीं करेगी। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, ये संभव नहीं लगता है। अब कहा जा रहा है कि वो बैठक करेंगे, उसके बाद वो अपना फैसला सुनाएंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से आज बैठक की गई है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, उनकी रणनीति क्या रहेगी वो भी आज उसमें तय हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि एनडीए को अगर मात देनी है, एनडीए उम्मीदवार को अगर मात देनी है, तो ये जो भ्रांतियां हैं या गलतफहमी या यूं कह लीजिए कि जो एक राय नहीं बन पा रही है आपके अपने ही लोगों के बीच में, जो कह रहे हैं कि हमारा एक उम्मीदवार है उसको हम समर्थन करेंगे, वो अपनी अपनी रणनीति अलग से बना रहे हैं, तो फिर मामला बनेगा कैसे? शर्मा जी, जहां आपने नंबर की बात की जी, नंबर तो आपको पता, हमारे पास 31 विधायक थे राज्यसभा के अंदर। इस सरकार ने कैसे खरीद फरोख्त की, सरकार की दबाव की राजनीति करके आपके सामने 31 के 29 नहीं हो गए हमारे। नंबर की अगर बात करें तो हमारा तो ऑटोमेटिक एक जीतना था, एक भारतीय जनता पार्टी जीतना था। ईवीएम कहते भट्टी जी हमारी तो संस्कारी पार्टी है। संस्कार तो आपने देख लिए महाराष्ट्र में किस प्रकार इन्होंने विधायकों को किडनैप करके काका घुमा रहे हैं, काका बिठा रहे हैं। आपकी दिक्कत हो गई है, आप अपने घर को ठीक रख नहीं पाते और दोषारोपण दूसरे के ऊपर करते हैं। जो भट्टी साहब ने बात की, जवाब तो दूं शर्मा जी, इन्होंने मध्य प्रदेश में कैसे खेल खेला, गोवा में कैसे, सबने पता है कैसी संस्कारी पार्टी है। ये सिर्फ राजनीति करते हैं, वोट की राजनीति। इनका मतलब सारा देश बाढ़ में जाओ, सारा देश गंडम में जाओ। इन्होंने तो अपनी सरकार बनानी है, हर प्रदेश के अंदर सरकार बनानी। ये कहते हैं हमें तो कांग्रेस मुक्त भारत करना है। भाई कांग्रेस मुक्त नहीं होता, ये यूं कहते हैं हमारी पार्टी देख लो। ये आपके सामने भट्टी जी बोल रहे थे हमारे देश हित में। कहा इनका देश हित में? इन्होंने क्या किया? ये बापू महात्मा गांधी जी खिलाफ बोलते हैं, नथुराम जैसे गौड़ की जाने की पूजा करते हैं। ये लोग तो वो लोग हैं, इनका कोई लेना देना देश की ना विकास के अंदर है ना देश की आजादी के अंदर है। हाँ, ये बात जरूर। लेकिन जो आप जितनी बातें आप कर रहे हैं ना बजरंग दास जी, जितनी बातें आप कर रहे हैं, इनका भी राष्ट्रपति चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ये भी सच है।
ये बात ठीक है नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ और इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुद्दे पर आइए आप। मेरा सीनियर साथी भट्टी जी कोई बात बोले वो जवाब तो दूं, शर्मा जी चुप रह जाऊं, इनकी सुनता ना हूं। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जवाब आप तरीके से देंगे ना सर। हमारी संस्कारी पार्टी है, उनको सिखाओ कांग्रेस को। कांग्रेस मैं बताना चाहूंगा, कांग्रेस से सीखो। देश की आजादी और देश के विकास में किसकी भूमिका है, देश की आजादी के लिए कितने कांग्रेस के नेताओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी, सीखना चाहिए। इन्हें एक ताकत बता दे, भारतीय जनता पार्टी ने देश की आजादी में एक भी व्यक्ति, मेरे सीनियर साथी बैठे हैं, एक भी बता दे, राजनीतिक सलाहकार बैठे, उनसे पूछ लो। आज जहां बात रही आपकी ये राष्ट्रपति चुनाव की, हम देखो ये हकीकत बात मैं पहले भी कह चुका, चुनाव सर्वसम्मति से होने चाहिए, इसमें कोई दो है, मगर ये नहीं होता कि कैंडिडेट तो हमारा होगा, सर्वसम्मति कर दो। ऐसे कैसे होगा? या तो आप जैसे 5 कैंडिडेट थे, 2 कैंडिडेट थे, 3 थे, उनका नाम लेकर आते भी ये कैंडिडेट है जी, देखो जी, अगर कोई विपक्ष इतराज करता तो ले आते आपका कोई आदमी साझा तो लाओ। अपनी मर्जी से कैंडिडेट उतारना है तो अपनी मर्जी से करना है, तो विपक्ष तो खड़ा करेगी, क्योंकि हार जीत तो होती रहती है। अखाड़े में पहलवान लड़ते हैं, जीतता तो एक ही है, एक हारेगा। अखाड़े को पहलवान ने सोचते भी मैंने लड़ना है और मैं तो हारूंगा, तो आप इंतजार कर लेते ना बजरंग दास जी, आप इंतजार कर लेते। आपने तो उनसे पहले उम्मीदवार का ऐलान कर दिया ना। शर्मा जी, खरीद फरोख्त का काम, लोकतंत्र की हत्या करना है काम, वो भारतीय जनता जीत किस्मत की है, हमारा सपोर्ट है, हमने समर्थन दिया, हम अपनी बात पर स्टैंड है, हम हमारी वोट बिल्कुल सिन्हा जी को डाल लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आगे कोई सर्वसम्मति बनती हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी टाइम पड़ा है, कोई खाल दसबंदी तो फार्म भरा ही को नहीं। अगर कोई सर्वसम्मति बनती हो तो हो सकता है कर लो, नहीं तो मुझे उम्मीद नहीं है कि आज की तारीख में ईब कोई सर्वसम्मति बनने की कोई उम्मीद हो। इन तो अखाड़े के अंदर दोनों दलों ने लंगोट कस ली है, जसवंत सिन्हा जी ने जी, और समझ लो जी हमारी बहन द्रौपदी जी भी मैदान में आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के जो सारे नेताओं ने, राष्ट्रपति जी खुद, प्रधानमंत्री जी मोदी जी खुद जाकर उनका फार्म भरवा के आए, इसमें कोई दो राय। ये बाकी भाई देखे जाओ, जो होगा अखाड़े में देख लें क्या और क्या नहीं। नहीं, क्या अखाड़े में क्या होगा, लेकिन भाटी जी से अगर बात करेंगे तो भाटी जी तो बहुत ज्यादा आश्वस्त नजर आते हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि एनडीए उम्मीदवार की जीत होगी। लेकिन आप तो ये कह नहीं पा रहे ना, ये आप सहमति नहीं उठा पा रहे हैं बजरंग जी कि आप ये कह पाए कि विपक्ष के उम्मीदवार की जीत होगी। मैं आपको एक बात, मैं झूठी बात करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, आपके चैनल बैठा हूँ, कल फिर मुझे आना है, मैं वही बात कहूंगा। नंबर की जो बात है, नंबर तो बड़े बड़े के घिस गए, नंबर कोई बात नहीं है। नंबर आप महाराष्ट्र का उदाहरण ले लो ना सर, मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, राजनीति में नंबर का ही काम खेल है, राजनीति में सारा खेल नंबर्स का ही है सर। इनके पास नंबर बजरंग दास जी, महाराष्ट्र में आज सरकार गिरने वाली है, उस सरकार में आप भी शामिल हैं। वहां महाराष्ट्र में सरकार गिरने वाली है, उसमें आप भी शामिल हैं। वहाँ नंबर्स का ही तो खेल चल रहा है भाई, नंबर्स आपके पक्ष में नहीं है। वो परमात्मा है, परमात्मा देखता है गिरे की नहीं तो सर आप ये मत कहिए ना कि नंबर्स की कोई वैल्यू नहीं भाई, राजनीति में नंबर्स की वैल्यू होती है। कैसे विधायक को ठा के गुजरात में ले जा रही है, जैसे कोई वो भेड़ बकरी है, उसके बाद ठा के वो दूसरी स्टेट में ले जा रही है, फिर कहते हैं कि हम गोवा में घुमाएंगे। अरे कहा तो दिल ईमान रखो, प्रजातंत्र में लोगों ने विधायक चुन के भेजे, आप खिलो कितनी बार, पिछली बार भी इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार गिराने की कोशिश की, मुख्यमंत्री की शपथ ले ली, उप मुख्यमंत्री बना दिया, फिर क्या हुआ, सरकार गिरी ने, बहुमत नहीं था उनके पास, उल्टे आ गए। वो आदमी वहां गए हैं, एक विधायक का बयान ही आ लिया, तो मेरे को तो किडनैप करके ले गए, धक्के से ले गए, और मैं वहां से बच कर आया हूँ। उनकी भी सीधे थाने में प्रस्ताव दर्ज करवाया, कल वो टीवी के सामने आपके चैनल के अंदर मैं बयान सुन रहा था, मेरे को किस तरह प्रकार किडनैप किया, कैसे इन्होंने फीड पोस्ट का ड्रामा कर रखा है, सारी बात उसे ब्रीफ के अंदर बताई है। ये धन और बल सीबीआई सीआईडी आप समझ लो, ये आईबी इनकम टैक्स की दर दिखा रहे। कितने विधायक जो शिवसेना के थे, उसके कितने विधायकों पर ईडी की कार्रवाई कर रखी है,
आप देख लो, वो डरा रखा है, ये भय, इतना भय डाल रखा नेताओं में, कोई बोलेगा बिस्तर ठोकेंगे, बोलेगा बिस्तर ठोके। इन्होंने कोई बख्शा है क्या? कोई विपक्षी नेता बख्शा? आप बता दो। दो विपक्षी नेता इनके खिलाफ बोले, उनकी फाइल करी तैयार, झूठे पर्चे दर्ज करवा के उनको रगड़ दो। वो काम यही है, ये कहते भी हम ही रहे देश में और कहीं ना रहे, कोई राजनीतिक दल ना रहे, ओनली। आप देखो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर राष्ट्रीय झंडा तो छोटा लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी का झंडा बड़ा लग रहा है। तुम देश से ऊपर हो क्या? देश आपसे ऊपर हो गया क्या भारतीय जनता पार्टी से? आप इनको समझाओ, इनको सद्बुद्धि भगवान दे। भाई बड़े बड़े धीरेन्द्र रह गए जिसने कुछ नहीं है, बड़े बड़े रावण जिसको अहंकारी था, ठीक है बजरंग दास जी, ठीक है, ये रावण अहंकार मत लाए, हम न्यू कर देंगे, हम जितने पड़े हैं, बड़े बरामदे का ढोल उसी पता किस टाइम किसकी खोपड़ी घूम जाए और क्या हो जाए, कुछ नहीं पता किसी का। ठीक है, लेकिन बजरंग दास जी जो अभी आप आरोप लगा रहे हैं ना, साहब कितने सीनियर नेता, बजरंग दास जी जो अभी आप आरोप लगा रहे हैं ना, मान सम्मान करते हैं, सर सिर्फ एक वोट से, बात मेरी एक वोट से उनकी सरकार चली गई। मतलब इतने सीनियर नेता, हमें आज भी अफसोस है, इतना बढ़िया सीनियर नेता, हम कदर करते हैं अच्छे आदमी की। ये कोई भ्रष्टाचारी है? ये तो घोटाले की सरकार है, घोटाले और लोगों को दबाने की सरकार है। ये प्रजातंत्र लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए, मैं ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन बजरंग दास जी, लेकिन अब बारी नहीं है आपकी, आप बोलना मत, बस मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि अभी जब चुनाव हुआ था राज्यसभा का, तो आपने अपने सारे विधायकों को रायपुर में बंद कर दिया था एक होटल में जाकर। तब यही आरोप बीजेपी वाले आपके ऊपर लगा रहे थे, जो अभी आप आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से भेड़ बकरी की तरह उनको भर कर ले गए, किस तरीके से वहां पर उनको बंदी बनाए रखा। तो ये आरोप आपके ऊपर भी लग रहे थे। तो ये हमारे विधायक थे, हमारे विधायक ट्रेनिंग पे लेके गए छत्तीसगढ़ में। ठीक है, मुझे पता है आप नहीं मानेंगे, मुझे पता है आप नहीं मानेंगे। 28 विधायक थे हमारे, 28 पूरे ट्रेनिंग लेके गए, 28 के 28 ने वोट डाल दिए। आपके सामने ही है गड़बड़ का, जो गड़बड़ी ने करवा दी, आपके सामने ही है। ठीक है, विवेक जी बोलिए, विवेक जी बोलिए, आपकी बारी। अमित जी, आपने बारी बारी पूछने की कोशिश की, पर बजरंग दास जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हम जीत जाए, क्योंकि उनको विश्वास है कि वो नहीं जीत रहे हैं, उनको पहले ही पता है। अच्छी बात नहीं है विवेक भाई, हम खड़े नहीं है, हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम कोई कैंडिडेट नहीं है। आप समझो, आप इतने सीनियर साथी मेरे जी जो मैं आपको जिस मुद्दे का हम सपोर्टर हैं, हमने समर्थन दिया, हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं खड़ा। ये उस बात को नहीं मानने को तैयार, ये देखने की बात है। ये बारी बारी खरीद फरोख्त का इल्जाम लगाते हैं। मैं बजरंग दास जी को याद कराना चाहूंगा 2009 में क्या हुआ था, हरियाणा के अंदर क्या हुआ था, किस तरह से आपके ही एक आज जो पूर्व कांग्रेसी कहूं या कांग्रेसी कहूं, वो अमित जी बताएंगे, कुलदीप बिश्नोई जी के विधायकों को तोड़ के हरियाणा में सरकार आपके माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाने का काम किया था। वो खरीद फरोख्त थी। आज के दिन सोने का काम किया। आज के दिन जो चल रहा है, सबके सामने है, उन्होंने अलग पार्टी बना रखी थी, अलग पार्टी रखे अपने बोलने दीजिए, अरे गर्ग साहब बोलने दीजिए ना उनको, गर्ग साहब उनको बोलने दीजिए। अरे आपकी बारी में कोई नहीं बोल रहा, गर्ग साहब आपकी बारी में नहीं बोले, वो उनको सुनिए ना, सुनिए उनको, सुनिए। आपके पास अपना कुंडा नहीं चल रहा है, आप अपना कुंडा देखिए क्या हुआ। कुलदीप बिश्नोई जी क्या कह रहे हैं, कुमारी शैलजा जी क्या कह रही है, उनकी बातों में भी ध्यान दीजिए। वो कांग्रेस के ही है, कुलदीप बिश्नोई जी, कुमारी शैलजा जी, उनकी बातों पर भी ध्यान दीजिए, वो क्या कह रहे हैं। थोड़ा उनसे सीखिए, सीखने का काम कीजिए। आज उन्हीं की बातें आपको अच्छी नहीं लग रही। आज कोई ना कोई, अगर मैं तमाम डिबेट्स में कहता हूं, अगर कांग्रेस का कोई सत्यानाश कर रहा है तो वो खुद कांग्रेस है। एक पुत्र मोह के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया।
और उत्तर मोड़ के अंदर सोनिया गांधी ने कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। देखने की बात यह है कि जिस तरह हरियाणा में सफाया हुआ उसी तरह पूरे देश में सफाया हो चुका है और आने वाले चुनाव में आपको दिख जाएगा। चुनाव के बारे में आपके पास कहने की कुछ नहीं है। आप ये बताइए हार रहे हैं जीत रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र में आप इतनी बात बताइए, हार रहे हैं जीत रहे हैं, बताइए आप बात 3.58% वोट लेके आप हरियाणा की राजनीति करोगे। 25% वोट लिया, 25% आप बताइए आपने कितने वोट लिए? हमने 25% बताइए आपने कितनी वोट ली? हम यूं करेंगे। चलिए ठीक है मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। एक मिनट सर, एक मिनट बताइए आप। बलिंदास जी, एक मिनट। बलिंदास जी, आप दूसरे की बारे में बोलते हैं, गलत बात है। आपके बारे में कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन आप सबके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ। विवेक जी, मैं आऊंगा आपके पास। काम कीजिए ना, आप तो जिस मुद्दे पे बात करनी है उस पर तो कर नहीं रहे। जिस मुद्दे पे आप सुनना चाहते हैं, आप 25% वोट लेके आए हैं। गठबंधन ने तमाम सीटें जीतने का काम किया है। गठबंधन की जीत हुई है। आप चुनाव से पहले ही भाग गए थे, इकैचियां बंद करके अपने विधायकों को लेकर कहीं जाके छुप गए थे। मैं नहीं कहूंगा कहाँ छुपे कहाँ नहीं छुपे, राज्यसभा का नाम लेके निकाय चुनाव से भी भागने का आपने काम किया। आज के दिन कांग्रेस का सफाया हो चुका है, मानिए चाहे ना मानिए। ठीक है, आप लंबी ठीक है। अमित जी, एक मिनट नाराजी से राय लो। बलिंदास जी, एक मिनट। बताएंगे आपके प्यार के लिए जमीन है कि नहीं है, कितना % आपको वोट मिला? ठीक है। बात तो लंबी करते हो। अरे सर, आपको अपनी भी चिंता करनी है। कम से कम वो अपने सिंबल पर चुनाव तो लड़े सर। आप सिंबल पर चुनाव लड़ने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। बजरंगदास जी, दूसरे के घर पर पत्थर मारने से पहले आप अपना घर तो देखिए। कम से कम उन्होंने सिंबल पर चुनाव लड़ने की हिम्मत तो जुटाई, आप वो भी नहीं कर पाए। एक राष्ट्रीय पार्टी है आप, कम से कम इतना तो देखिए आप। हमारी पार्टी कभी चुनाव लड़ी नहीं तो ये कोई मतलब, अरे सर परंपराओं को तो बदला भी जाता है ना, परंपराओं को बदला भी जाता है। ऐसा नहीं है कि आप एक लाइन खींच के उसी पे चलते रहिए। अरे सर, पुराने ढर्रे पर जमाना बदल चुका है सर, जमाना बदल चुका है सर। नारे लगाने बंद कर दो। कुमारी शैलजा की सुन लो, हमारी ना सुनो, कुमारी शैलजा की सुन लो और कुलदीप बिश्नोई की सुन लो, जिसने चलिए ठीक है, मुद्दे पर आते हैं सर, समय खराब हो रहा है। विवेक जी, मुद्दे पर आते हैं। अमित जी बोलिए। अमित जी बोलिए, बताएं क्या। जिस तरीके से आपने सुना, तीनों को आप सुन रहे हैं, हालांकि बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को किस तरीके से छीटाकशी का जो दौर चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, अब कहा यह भी जा रहा है कि यशवंत सिन्हा बिहार और झारखंड के दौरे पर है, वो तमाम राजनीतिक दलों से बातचीत करेंगे और अपने लिए समर्थन जुटाएंगे। लेकिन बिहार की अगर हम बात करें तो जेडीयू ने पत्ते साफ कर दिए हैं। जेडीयू जो अब तक बिल्कुल चुप बैठी थी, उसने कह दिया है कि हमारा समर्थन एनडीए को है। देखिए अमित, मैंने चर्चा की शुरुआत में ही कहा था कि जिस दिन इन्होंने घोषित किया था अपना उम्मीदवार एनडीए ने, उस दिन सिर्फ 13,000 वोट कम थे। हालांकि वोट जो कैलकुलेशन है दूसरी तरीके से होती है। विधानसभा सदस्य का वोट का जो वेटेज अलग होता है, एमपी का है उसका वेटेज अलग होता है, तो कुल मिला के 13,000 वोटों की कमी थी। और जैसे ही बीजू जो जनता दल है, नवीन पटनायक ने घोषणा की, तो रिजल्ट तो उसी दिन आ गया था। आप देखिए, यशवंत सिन्हा कहीं भी जाए, झारखंड जाए, बिहार जाए, है ना, कर्नाटक जाए, केरल जाए, फिलहाल जो चुनावी जो समीकरण है, वोटों का जो समीकरण है, वो उनके पक्ष में जाता हुआ दिख नहीं रहा। हालांकि मेहनत करनी चाहिए। अब बजरंग दल घर की जो बात है, पता नहीं कब क्या हो जाए। अगर उस बात पे विश्वास करके चुनाव लड़ा जाए तो हो सकता है बेड़ा पार भी हो जाए। लेकिन देखिए, संभावनाएं ना के बराबर है। अगर कोई बहुत ही बड़ा भूचाल आ जाए, कोई आत्मा में परिवर्तन आ जाए किसी पार्टी के, तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन आज के दिन जो समीकरण है वो एनडीए के पक्ष में। नहीं, बजरंगदास जी तो ऐसे ही कहते। बजरंगदास जी तो निकाय चुनाव के लिए ही बात बोल रहे थे। बजरंगदास जी तो राज्यसभा चुनाव के लिए ही बात बोल रहे थे।
तो बजरंग दास जी का तो अपना एक अलग तरीका है। ठीक है भाई, अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं तो वो अपनी पार्टी के बारे में या जो भी है तो उनको वो तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। देखिए, निकाय चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में दिन रात का फर्क है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो उसमें अगर उस पर चर्चा को निकाय की तरफ लेके जाए तो देखिए ये तो एक बचपना है, पूरी डिबेट का एक डिरेल करने की बात है। इस तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े गंभीर मुद्दे पे हमें निकाय चुनाव पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमें चर्चा करनी चाहिए कि राष्ट्रपति चुनाव का जो पिछला इतिहास है उस पर क्या हुआ था, आज क्या है, आगे क्या हो सकता है, तो उस पर चर्चा हो तो बेहतर है ताकि दर्शकों का भी ज्ञानवर्धन हो। बिल्कुल, जो हो चुका, जो निकाय चुनाव हो चुके, घोषणा हो चुकी है, उस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। और निवेदन है कि आगे भी इस चर्चा में कम से कम ये चर्चा ना हो। बिल्कुल सही बात है, और ये निवेदन में कई बार कर चुका हूँ, लेकिन बजरंग दास जी की एक आदत है, वो अपने डरे पे ही रहते हैं। नहीं वो हमारी टिक्कर उन्होंने किया था जी, स्टार्टिंग उन्होंने की थी तो मैंने चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लो, अपनी डिबेट खोल के देख लो। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाटी जी देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि एनडीए उम्मीदवार को जीतने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आंकड़े आपके फेवर में हैं, आंकड़े आपके पक्ष में हैं। कुछ ऐसी पार्टियां जो अब तक लग रहा था कि आपका साथ नहीं देंगी, एनडीए के साथ वो नहीं आएंगी इस चुनाव में, अब वो भी आपके साथ आएंगी, इसकी पूरी संभावना जताई जा रही है। जिन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं उसके बारे में, खासतौर पर जेएमएम के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो इनका विरोध कर पाएंगे मुर्मू का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा लगता नहीं कि वो विरोध इनका करेंगे, क्योंकि वोट बैंक भी उनको अपना देखना है। तो सवाल यही है कि अब लगातार आप समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या उम्मीद करें कि अब ये आपकी कोशिश होगी कि किस तरीके से भारी मतों के साथ जीत हासिल हो और ऐतिहासिक जीत हो? तो सत्ताधारी दल होता है एनडीए, और एनडीए के हमारे भाजपा के जो घटक दल हैं, निश्चित तौर पर एक संविधान मेजोरिटी के साथ तो है ही, उसके अलावा देश का जो सामान्य कॉन्शियस है वो भी एक ये दिखाई दे कि भाई एक अच्छे कैंडिडेट जो है, एक अच्छे राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक एनडीए ने एक बहुत बेहतरीन जो है प्रत्याशी का नाम जो है दिया है। ये भी एक मैसेज जाना चाहिए। मैं अमित जी की बात का बिल्कुल समर्थन करता हूँ कि वाकई इस पर गंभीर बहस होनी चाहिए कि क्या किस पार्टी की क्या पोजीशन रही, क्यों रही। ये देखिए बहुत छोटा सा मुद्दा करके अब लेकिन अमित जी थोड़ा सा फिर फाउल तो खेलना इसलिए पड़ता है कि हमारे बजरंग दास जी कह रहे थे हमने तो कैंडिडेट छोड़ दिया, अब मर्जी जीते ना जीते हमारे विधायक को वोट दे देंगे। क्या ये गंभीर चर्चा का विषय है? क्या ये गंभीरता को दिखाता है? क्या कहते हैं दुकान में सौदा नहीं है? अरे कांग्रेस की सौदा तो सबका ज्यादा है, आप सिंबल पर नहीं लड़े। मैं ज्यादा नहीं चाहता उन सब बातों पर। कांग्रेस से सबके पास सौदा ज्यादा है, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। आप सुन लो बजरंग दास जी, मेरे बीच में बिल्कुल मत बोलना। मैं सुनिए जरा, आप सुनिए, गंभीर चर्चा चली हुई है, सुनिए, आप गंभीरता से बात कीजिए। सुनिए जरा, ये बिल्कुल बीच में ना बोलिए आप अमित शर्मा जी, इनको बंद कराइए। अपना ना बीच में इंटरप्ट करते हैं, ना बीच में सुनते हैं दूसरे को। दूसरी बात देखिए, एक बहुत बड़ी बात जरा बजरंग दास जी, आप क्या आपके पास ना दुकान में सौदा है ना आपके पास है, जनता ने आपको हाशिए पर पहुंचा दिया, आप हास्यास्पद स्थिति पैदा करते हैं। आप महात्मा गांधी का नाम ले रहे, सरदार पटेल को भुला दिया, महात्मा गांधी को भुला दिया। आपने जो फ्रीडम मूवमेंट के आइकॉन थे, जिन्होंने जो गरीब परिवारों से थे, आपने उनको भुला दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको प्रधानमंत्री के लिए वोट भी नहीं पड़े, उनको प्रधानमंत्री बना दिया। आप लंबी लंबी बातें करते हैं, ये झूठ बोलने से नहीं होगा। सुन लीजिए, सारा देश जानता है। देखिए अमित शर्मा जी, ये गंभीरता इस बात से भी है इस चुनाव की कि एक ऐसे तबके से, जो एक आदिवासी समाज, जो बिल्कुल वंचित समाज समझा जाता है, उस समाज से माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी पहल रही, और द्रौपदी मुर्मू उस समाज से आती हैं। इससे एक बात देखिए, जैसे कि एनडीए का जो वोट बैंक था, मैंने पहले भी कहा 49% था, लेकिन उनका नाम आते ही जो नवीन पटनायक है, तुरंत उन्होंने घोषणा की। उनके तो अपने प्रदेश से वो हैं। उसके अलावा आज देखिए जो हेमंत सोरेन है, वो सोचने पर मजबूर हो गए हैं। जेडीयू ने खुली घोषणा कर दी है, ये प्रत्याशी के
जो देश का लोकतंत्र चाहता है, जो देश का जो जन सामान्य देखना चाहता है, वो नाम आगे आया है, ये सबके लिए बहुत सम्मान का विषय है। मैंने ये भी कहा, देखिए आने वाला समय देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कांग्रेस ने कभी चुनौती स्वीकार नहीं की। मोदी साहब हमेशा कहते हैं कि आपदा को अवसर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और जो उन्होंने किया है हमेशा उसको चैलेंज के रूप में लिया, और इसीलिए दुनिया में सम्मान बढ़ा है। अब बजरंग दास जी नहीं मानते तो इनसे कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता थोड़ा भी है। सर्टिफिकेट जनता इनको हर बार दे करके हाशिए पर भेजती है, ये भी जान। सुन लो बजरंग दास जी, आप बोलो ना, आपको खुला मैदान दिया, आप मर्जी जिस पर बॉल उछालते रहे। आप सुन लो जरा, कभी आप नगर निकाय चुनाव में पहुंच जाते हैं जहाँ सिंबल नहीं दे पाए, जहाँ आप लड़ नहीं पाए, आप ऐसी बातें करते हैं। इसलिए बाकी ये चुनाव गंभीरता को लिए है। भाजपा ने एक ही दृष्टिकोण जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसको पूर्ण किया है और वो ही करके दिखाया है। और निश्चित तौर पर एनडीए प्रत्याशी की जीत होगी। द्रौपदी मुर्मू आने वाली राष्ट्रपति संभावित जो है वो जीतेंगी, हमारा पूरा विश्वास है वो जीतेंगी, उनको जीत हासिल होगी। देश का सामान्य आदमी का सम्मान इससे बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन नेहरा जी बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई बार बार आप ये बता रहे हैं कि वो आदिवासी महिला हैं। इससे पहले आप जब रामनाथ कोविंद को आपने अनाउंस किया था राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए, तब आप ये बताते थे कि वो दलित समाज से आते हैं। तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप उनकी जाति को बताने का कि वो कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, कैसे ताल्लुक रखते हैं, ये बताने का जो काम आप कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आप अपने वोट बैंक को साधने की आप कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो गुजरात में चुनाव होना हो, मध्य प्रदेश में चुनाव होना हो, झारखंड में चुनाव होना हो, तो इन चुनावों के मद्देनजर भी एक ट्रम्प कार्ड खेला गया है एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। आप मानते हैं ऐसा अमित जी? मेरे से बात? हाँ, आपने सवाल सुना मेरा? देखिए, अगर किसी जाति, धर्म या समूह के बारे में चर्चा करके राष्ट्रपति पद की चुनाव होती है, तो ये मुझे लगता है कि राष्ट्रपति पद का अपमान है। देखिए, राष्ट्रपति पद एक बहुत ही सिंसियर पद होता है। उस पर चर्चा होनी चाहिए कि हमने योग्यतम व्यक्ति को चुना है, महिला को, योग्यतम महिला को चुना है, योग्यतम व्यक्ति को चुना है। भाई जो संवैधानिक जो संस्था को समझता है, जो संविधान को बहुत अच्छी तरह, संविधान का मर्मज्ञ है, उस पे चर्चा हो तो बेहतर है। उसकी एजुकेशन पे चर्चा हो, ठीक है ना, उसके जीवन पे चर्चा हो। उसके बजाय हम किसी जाति पे चर्चा कर रहे हैं, किसी समूह पे चर्चा कर रहे हैं, किसी के धर्म पे चर्चा करें। देखिए, देश का जो आजादी की शुरुआत में ऐसा नहीं था। भाई यहाँ पे जो प्रतिभागी हैं उनको शायद ये लगा हो कि देश का प्रथम प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति थे, उनका धर्म क्या था, उनकी जाति क्या थी, ठीक है ना। तो उनका जो चयन हुआ था वो योग्यता के आधार पे हुआ था। तो आज भी उदाहरण दिया जाता है कि राष्ट्रपति की एक योग्यतम व्यक्ति होना चाहिए। तो ये बहस देखिए, ये संविधान के भी प्रतिकूल है कि हमने इस संस्था से या इस समूह से चुना है या हमने उम्मीदवार बनाया है। आगे भी ये एक परंपरा ये होनी चाहिए कि योग्यता पे चर्चा होनी चाहिए, उसकी जाति पे नहीं होनी चाहिए, उसके धर्म पे नहीं होनी चाहिए। ये डिमोरलाइज भी करती है लोकतंत्र को, डिरेल करती है। बिल्कुल बिल्कुल। विवेक जी 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। अमित जी, हमने समर्थन दिया और समर्थन एनडीए में होने के नाते समर्थन दिया और चुनाव जीत के आने का काम करेंगे। सोच मैं फिर वहीं जहाँ शुरुआत हुई थी, सोचने का मुद्दा उनके लिए जो ये नहीं बता पा रहे कि वो चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, वो जो क्लियर नहीं कर पा रहे कि वो चुनाव में किस स्थिति में है, सोचने का मुद्दा उनके लिए। हम जीत चुके हैं, हमने क्लियर कर दिया, पर बजरंग दास जी एक बार भी ये नहीं कह पाएंगे कि हम जीत रहे हैं। उन्होंने तो साफ, ठीक है बजरंग दास जी, जल्दी से 10 सेकंड आपके पास, जल्दी जो होगा देखा जाएगा। एक बार कह दीजिए, कहने में क्या जा रहा है सर? कम से कम दावा तो ठोक ही सकते हैं सर। सिन्हा जी को समर्थन दिया, खुले तौर पे दिया, उनके साथ खड़े हैं, हमारी सारी वोट उसके जाएगी। और जो चलिए, मेरे पास समय की कमी है। डॉक्टर साहब आपका, विवेक जी आपका, अमित जी आपका और हुकुम जी आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन 21 जुलाई को यह साफ हो जाएगा कि देश का अगला राष्ट्रपति आखिर कौन होगा, क्योंकि उस दिन
मतगणना होनी है, लेकिन जो नंबर गेम्स की बात करें या समीकरणों की बात करें वो मुर्मू के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनको राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कतें, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाली है। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।